Once again, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about modern history of India. In the previous two videos, we have already covered medieval history and ancient history. So modern history की starting होती है, ऐसा माना जाता है कि जो मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड था वो मिडिवल हिस्ट्री के एंड से और जो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड है इसकी स्टार्टिंग से होता है। ठीक है, सो हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे मुग़ल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट से। आपको पता है ये जो मुग़ल्स थे ये इस्लाम को फॉलो करते हैं और ये हमारे इंडिया के अंदर आए थे। सबसे पहले बाबर आते हैं। बाबर जो हैं ये राणा सांगा हमारे राजस्थान वाले रीजन के अंदर एक किंग थे। उनको हराने के बाद मतलब कि उनके साथ 2-3 इनके बैटल हुए थे, ठीक है, उसमें ये भी हारे थे और जो लास्ट बार जो है राणा सांगा हार जाते हैं और तभी से जो मुग़ल एम्पायर है उसकी नींव हमारे इंडिया में बन जाती है। ठीक है, मीन्स सबसे पहले बाबर आते हैं, बाबर के बाद हुमायूं, देन शेर शाह और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। देखो शेर शाह के बारे में हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद अकबर आते हैं। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी मुग़ल एम्पायर को पढ़ो तो अकबर को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। सिर्फ अकबर की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में ही नहीं, आपको इनके आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, पेंटिंग्स और जो लिटरेरी वर्क है ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। एंड उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर के ऊपर नूरजहाँ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, और नूरजहाँ ने जहांगीर को पपेट बना रखा था। ठीक है, मीन्स नूरजहाँ एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जहांगीर जो था ना ये पेंटिंग्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था ये पर्सन। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड के अंदर जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है। ठीक है, नूरजहाँ इनके टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद आते हैं शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। ओके, और उनके बाद आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर के लास्ट रूलर नहीं थे, इनके बाद भी मुग़ल एम्पायर की जो लीनेज है वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। ठीक है, बहुत क्रूअल थे, इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी और इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, सो जब हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं उसमें हम मनसबदारी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, साइंस, टेक, सोसाइटी और इकोनॉमी, इन सब टॉपिक्स को भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कैसे मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है और मराठा पावर का राइज होता है। ठीक है, मुग़ल एम्पायर और मराठास ये एक दूसरे के कॉन्टेम्प्ररी थे, लेकिन मराठा पावर तब आती है जब मुग़ल एम्पायर अपने लास्ट के फेज़ में चल रहा था। ठीक है, चलिए, मराठा पावर के राइज होने का क्रेडिट शिवाजी को जाता है। शिवाजी बहुत इम्पॉर्टेंट मराठा रूलर थे। ठीक है, इन्होंने बीजापुर को भी कॉन्कर किया, इसके अलावा मुगल्स के साथ भी इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। शिवाजी के बाद एक और रूलर आते हैं और उसके बाद आते हैं राजा राम। राजा राम की डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ताराबाई भी मुगल्स के साथ कंटिन्यूसली बैटल्स में इन्वॉल्व रहती हैं। मुगल्स ने साहू को छत्रपति ऑफ मराठास डिक्लेयर किया था, इस वजह से इनके बीच में और ताराबाई जो राजा राम की वाइफ है इनके बीच में भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, जिनमें ताराबाई जो हैं वो हार जाती हैं और साहू जो हैं ये फिर से मराठास को अपने कंट्रोल में करते हैं, मीन्स ये मराठास के किंग बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसी के बाद राइज होता है पेशवाज का, फिर इनकी जो लीनेज है वो कंटिन्यू रहती है। इस तरीके से मराठा पावर हमारे इंडिया में आई, इसका पूरा क्रेडिट शिवाजी को जाता है। हम बचपन में काफ़ी सारे सीरियल्स भी देखते थे जिसमें शिवाजी के बारे में वो होते थे सीरियल्स। ठीक है, और अब तो शायद ही कोई सीरियल्स वगैरह देखता होगा। नेक्स्ट इज़ अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। अब बाहर की जो यूरोपियन पावर्स हैं वो इंडिया में आना स्टार्ट कर देती हैं। ये सी रूट के थ्रू इंडिया में आती हैं। ठीक है, सी रूट में सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे। ओके, और इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड किया इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। देखो जो यूरोपियन पावर्स आई थी उनका मेन काम था कि इंडिया के साथ ट्रेड करना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं थी और वो चाहते थे कि यहाँ से ट्रेड करके लेके जाएं। जैसे साउथ वाले रीजन के अंदर स्पाइसेस, कॉटन, ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि जो बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स हैं और गोल्ड, इन सब का जो है ट्रेड करते थे ये लोग। ओके, और इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर के फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सब, इन सब का ट्रेड होता था और उनको काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट होता था, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ते में वो यहाँ से ख़रीद के अपनी कंट्री में ले जाकर महंगे में बेचते थे। ठीक है,
जब ये यूरोपियन पावर्स इंडिया के अंदर आती हैं, ट्रेड करती हैं, धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड होती है। क्रिश्चियनिटी या फिर क्रिश्चियन है, ये एक दूसरा रिलीजन है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड यूरोपियन पावर्स के आने के बाद ही हुआ था। इससे पहले हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, इसके अलावा सिख्स थे। सिख एक रिलीजियस ग्रुप है। इसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज्म, ये कुछ रिलीजियस ग्रुप्स थे, एंड साउथ इंडिया में कुछ रिलीजियस ग्रुप्स थे। इसके बाद क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होता है। जो यूरोपियन पावर्स आती हैं उनमें सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। इन सब के बीच में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इन चारों यूरोपियन पावर्स में। 1600 AD के आसपास जो मर्चेंट्स हैं इंग्लैंड के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मर्चेंट्स यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, और फिर ये पूरे ट्रेड का काम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ट्रेड फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई, इसमें मुग़ल एम्परर्स ने भी हेल्प की थी, उन्होंने भी काफ़ी सारी ट्रेड फैसिलिटीज़ इन सबको दी। और इसके अलावा ये जो चारों पावर्स हैं, अभी हमने देखा था कि इन चारों के बीच में भी काफ़ी सारी फाइट होती थी। ठीक है, सो इसको अब इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। चलिए, ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रेंच ऑफिशियल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, लेकिन इनके कॉन्फ्लिक्ट का कोई नतीजा नहीं निकलता। और ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक लेसन सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि हमें आपस में लड़ाई करके कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इससे नुकसान भी हम दोनों का ही हुआ है और हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इन इंडियन किंग्स को ही आपस में लड़वाया जाए। ठीक है, सो ये चीज़ इन्होंने इन्हीं से ही सीखी थी। मतलब अपना जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था फ्रेंच के साथ, उससे इन्होंने सीखा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, जो आगे वो चलाते हैं। जैसे कि अभी इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। दे टुक एडवांटेज ऑफ वीक मुगल एम्पायर, द रिच ट्रेडर्स ऑफ बंगाल एंड द एनिमीज ऑफ नवाब। अब देखो क्या होता है कि एक तो जो मुगल एम्पायर है वो पूरा जो है वो डिक्लाइन वाले फेज में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीक रूलर्स आ गए हैं। और साथ ही इन्होंने एडवांटेज ली बंगाल के बहुत ही रिच ट्रेडर्स की, एंड जो नवाब के एनिमीज थे। मीन्स जो बंगाल के अंदर किंग्स होते थे उनको नवाब बोला जाता था। ठीक है, उनके दुश्मनों की इन्होंने हेल्प ली, उसी की एडवांटेज लेके इन्होंने बंगाल के अंदर भी अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। दो इम्पॉर्टेंट वॉर हम पढ़ते हैं अपनी जब स्कूल में पढ़ते हैं तब भी हमने इनके बारे में पढ़ा होगा। पहला है बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 को हुआ था, और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 को हुआ था। ठीक है, और इसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी साइन की जाती है, एंड यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से बंगाल में कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, इसके बाद एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रीटी ऑफ सलवाई 1882 के साथ एंड हो जाता है। देखो 20 साल बीत जाते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। मतलब कि लास्ट में 1882 में ट्रीटी आई, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड कर रही थी और जो मराठास हैं वो अपना काम कर रहे थे। ठीक है, जो वैरन हेस्टिंग्स थे इन्होंने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया इंडियन किंग्स के अफेयर में, वो बिल्कुल दूर रहते थे, अपने ट्रेड से मतलब रखते थे। लेकिन जब वेल्सली आते हैं उन्होंने पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस अडॉप्ट की। उन्होंने इन किंग्स के अपने पर्सनल मैटर्स के अंदर जो है दाखिल करना शुरू कर दिया, जैसे कि एक दूसरे किंग्स को भड़काना और उनको उनके खिलाफ करना और उनको आपस में लड़वाना। सो ये डिवाइड और रूल वाली पॉलिसी की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, लास्ट वॉर इनका 1817 और 1818 के अंदर होता है। उसके बाद काफ़ी सारी ट्रीटीज़ वगैरह साइन की गई और जो मराठास हैं उनकी पावर बहुत कम हो गई थी। ऑलमोस्ट शिवाजी के बाद फिर पेशवाज आते हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितने कि शिवाजी थे। शिवाजी के टाइम पीरियड पे मराठा पूरा किंगडम था, वो इतना पावरफुल था। ठीक है, सो उसके बाद धीरे धीरे इनकी पावर भी कम हो गई। अब देखो मुग़ल एम्पायर का भी डिक्लाइन हो गया, साथ ही मराठा पावर भी कम हो गई। बंगाल के नवाब्स जो हैं उनकी पावर भी कम हो गई। तो बहुत सारे जो रीजन्स हैं इंडिया के, उसमें जो यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने अपना कंट्रोल अच्छे से कर लिया था। अब हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर की। इसमें हैदर अली बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके बेटे हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान
इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की थी। इनफैक्ट टीपू सुल्तान ने बाहर की फॉरेन पावर से भी बहुत सपोर्ट लिया था इन ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, लेकिन एंड में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स की जीत होती है। लेकिन फिर भी हम इनको इनकी लड़ाई के लिए और इन्होंने जितना ब्रेवरी के साथ फाइट की थी उसके लिए आज भी हम इनको जानते हैं या फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश सोवरेनिटी इन द इंडियन स्टेट्स। अब आप देखो धीरे धीरे इंडिया के बहुत सारे रीजन में ब्रिटिशर्स ने अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी सब कुछ इनके कंट्रोल में आ गई थी। धीरे धीरे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए गए, सती प्रथा को बैन किया गया, चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी काफ़ी सारे एक्ट आए, लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाने लगी। हालांकि एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो बेनिफिट है वो ब्रिटिशर्स खुद ही लेना चाहते थे, इसीलिए ही उन्होंने कुछ इंडियंस को एजुकेट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए इतना ईजी नहीं था लोकल लोगों के साथ कांटेक्ट करना, इसीलिए वो कुछ इंडियंस को चाहते थे कि वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनकी उसको अच्छे से सीख जाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मतलब अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने कुछ एजुकेशन वगैरह भी स्टार्ट की थी। और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी का भी स्प्रेड होता है, जो बाहर के मिशनरीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं और अपने रिलीजन को यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। और हमारे जितने भी मतलब जो हमारी सोसाइटी थी या हमारे जो हिंदू मुस्लिम्स ये सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, इनमें कुछ कुरीतियाँ थी। कुरीतियों का मतलब होता है कुछ सोसाइटी में कुछ मतलब कि गलत टाइप के ट्रेडिशंस थे, उन सब को भी इन्होंने बंद करवाया था। ठीक है। अब होता है रिवोल्ट 1857। 1857 का रिवोल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अगर इसमें सभी लोग साथ देते तो शायद हमें इंडिपेंडेंस उस टाइम पे मिल जाती, क्योंकि ये जो रिवोल्ट हुआ था ये काफ़ी इंडिया के बहुत सारे रीजन के अंदर इसमें जो इंडियंस हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बेसिकली इस रिवोल्ट के होने का एक कारण ये माना जाता है कि कुछ र्यूमर्स, ये माना जाता है कि अफवाह थी या र्यूमर था, ये फैल गया था पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर। वो ये था क्योंकि देखो जो हिंदूज़ हैं उनके लिए काव एक गॉड के समान है। ठीक है, और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सूअर को वो मानते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको ये लगा कि मतलब ये रूमर ये था कि जो काव की बोन्स हैं और जो पिग की बोन्स हैं उनको पीस कर जो उनका चूरा है उसको आटे में मिला दिया गया और मार्केट में वो आटा बिक रहा है। ठीक है, एक र्यूमर तो ये था। ठीक है, और दूसरा र्यूमर ये था कि जो गन के अंदर डालने की जो गोलियाँ होती हैं, जो कारतूस होते हैं, सो उसके ऊपर जो मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ लगी हुई होती है कि उसको मुंह से काटना पड़ता था, फिर उसको गन में डालना पड़ता था और फिर वो चलती थी गन। ठीक है, अब क्योंकि मिलिट्री के अंदर बहुत सारे इंडियंस भी थे, ठीक है, उनको भी वो लोग रिक्रूट करते थे, तो हुआ ये था कि उनको ऐसा बताया गया कि जो काव है या पिग है उनकी जो स्किन है उससे वो बनाई जाती है, और इसीलिए जो आर्मी के अंदर, जो मिलिट्री के अंदर इंडियंस थे उन्होंने रिवोल्ट किया कि हमें उसको अपने मुंह से काटने के लिए बोला जाता है, सो इससे हमारा धर्म जो है वो मतलब कि हमारे धर्म के खिलाफ है, कुछ इस टाइप से था। सो इस वजह से हम लोग ये नहीं करेंगे और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब जो मिलिट्री के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए थे, साथ ही कुछ किंग्स ने भी सपोर्ट किया था। ठीक है, और जो कुछ ज़मींदार होते हैं, ठीक है, उन लोगों ने भी, लैंडलॉर्ड्स ने भी, एंड जो लोकल लोग हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था इन सब चीज़ों को लेके। सो धीरे धीरे ये जो पूरा रिवोल्ट है इसमें इंडियंस ने, बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, और ब्रिटिशर्स पूरे तरीके से मतलब कि अगर वो ये सक्सेसफुली सब कुछ हो पाता तो शायद ब्रिटिशर्स चले जाते उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उनको लोकल जो किंग्स हैं, कुछ किंग्स ने, कुछ ज़मींदार ने उनको सपोर्ट किया, और उनको बाद में अवार्ड भी किया गया कि आपने ब्रिटिशर्स की हेल्प की है, और इस वजह से इस पूरे रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था। और उसके बाद ब्रिटिशर्स और ज़्यादा हम कह सकते हैं सतर्क हो गए थे कि हमें इनको, उन्होंने बेसिकली जितने भी लोग इसमें थे ना उनको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट भी दी थी। ठीक है, जैसे कि फांसी पे लटका देना, या फिर अगर कोई सस्पेक्ट है तो उसको तुरंत मरवा देना, इस तरीके से। सो इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए थे, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस भी कर दिया, और फिर उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रांगली रूल करना शुरू कर दिया था। एंड इसके बाद जो कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म होती है, और उसके बाद क्राउन रूल आता है। क्राउन रूल का मतलब है कि अब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल करेगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट खुद करेगी। ठीक है,
चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक न्यूज़ बता देती हूँ। कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि यूपी शाहजहाँपुर एक प्लेस है यूपी में, वहाँ पर मतलब एक पर्सन हल चला रहा था और उसको जब हल वो चला रहा था तो उसको ज़मीन में से बहुत सारी तलवारें मिली और राइफल्स भी मिली थी। ठीक है, तो ये कल की न्यूज़ है। उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू स्टडी वगैरह किया गया है एंड इससे पता चला है कि ये जितने भी राइफल्स या जो तलवारें वगैरह मिली हैं, इनका जो टाइम पीरियड है मतलब कि इनको ज़मीन के अंदर 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे रखा गया था। ठीक है, चलिए सो ये रीसेंट करंट की न्यूज़ है। आगे अब क्राउन रूल आ जाता है। धीरे धीरे क्राउन रूल के अंदर भी इंडिया को ना काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था, तो नेशनलिज्म का राइज होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज कांग्रेस पार्टी है, ये इंडिया की पहली नेशनल पार्टी थी, या फिर हम कहें इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू थे जिसमें राहुल गांधी हैं, ये वाली पार्टी। ओके, महात्मा गांधी आते हैं अफ्रीका से, वो भी हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है, खिलाफत मूवमेंट होता है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को हमारे सिलेबस से कनेक्ट करके पढ़ेंगे या सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है। ये इतना आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं होती, काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के टाइम पीरियड पे जो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी ये मांग थी कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से जो है कंट्री बनाई जाए। ठीक है, सो उनकी इस मांग को ब्रिटिशर्स पूरा करते हैं, और जो पाकिस्तान है मीन्स दो पाकिस्तान बनाते हैं। एक तो ये बांग्लादेश वाला रीजन जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, और जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया, और बीच में पूरा इंडिया वाला पार्ट आ गया। ठीक है, बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और इन्होंने अपना पूरा बांग्लादेश अलग बना लिया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान हट गया और बांग्लादेश बन गया, और यहाँ पे एक ही पाकिस्तान रह गया और बीच में इंडिया। ठीक है, चलिए क्योंकि इस वाले रीजन पे मतलब ईस्ट पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और इस वाले रीजन के अंदर। ओके, पार्टीशन होता है। पार्टीशन के बाद मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा था, साथ में पार्टीशन भी स्टार्ट हो गया था। और जो मेरे दादाजी हैं वो भी पाकिस्तान में एक प्लेस उन्होंने बताया था रावलपिंडी। ठीक है, वहाँ से मेरे दादाजी बताते थे कि वो लोग इंडिया में आए थे एंड उन्होंने फिर मतलब जब पार्टीशन हुआ था तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। वो ट्रेन से इंडिया में आए थे। ठीक है, रावलपिंडी प्लेस बताया था उन्होंने पाकिस्तान में, वहाँ से। काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं, और जो इंडिया में मुस्लिम्स थे वो यहाँ से पाकिस्तान में चले जाते हैं। कुछ बांग्लादेश वाले रीजन में जाते हैं और कुछ अभी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, और ये पार्टीशन का जो पूरा प्रोसेस था या फिर ये जो पूरा टाइम पीरियड था ये बहुत 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 डिफ़िकल्ट था। और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं एंड यहीं तक ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। ओके, इंडिपेंडेंस तक। एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। ये हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री थी। इसमें सिर्फ हमने एक ओवरव्यू लिया है, एक टाइमलाइन को ही डिस्कस किया है कि कैसे कैसे इवेंट्स हुए थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर लिया, आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर पेज पे जाके चेक कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।